हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स को वाइंड अप करेंगे और साथ ही साथ हम फिनोल्स को भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट रिएक्शन रहती है हमारी ग्लाइकोल्स की, वो है एसिटल एंड कीटल फॉर्मेशन। वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिनोल्स पे चलते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगर हम देखते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस में ज़रूर है लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। ठीक है, वहीं पे अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज किया जाता है। देखो रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली आपने ग्लाइकोल लेना है, इथिलीन ग्लाइकोल। इसको आप एल्डिहाइड से भी रिएक्ट करा सकते हो और कीटोन से भी रिएक्ट करा सकते हो। आपने इसको रिएक्ट कराना है एक कार्बोनिल कंपाउंड से, चाहे वो एल्डिहाइड हो सकता है चाहे वो कीटोन हो सकता है। हमें सी डबल बॉन्ड ओ से मतलब है, हमें और किसी से मतलब नहीं है। तो जब आप ये रिएक्शन कराते हो तो होता क्या है, वाटर बाहर चला जाता है, दोनों हाइड्रोजन यहां से बाहर चले जाते हैं, ऑक्सीजन यहां से बाहर चला जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम हो गया, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम हो गया, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया। तो होता क्या है, ये जो दोनों ऑक्सीजन हैं ये एक एक करके इस कार्बन से बॉन्ड बना लेते हैं। कार्बन के दो बॉन्ड कम हुए थे, वो दोनों बॉन्ड बन गए। ऑक्सीजन का एक एक बॉन्ड कम हुआ था, ऑक्सीजन का भी एक एक बॉन्ड बन गया। और ये जो ग्रुप बनता है ये एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। ये जो ग्रुप बन गया ये क्या होता है, एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप। प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्यों बोल रहा हूं। प्रोटेक्टिंग ग्रुप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो मेरा ग्रुप बना, जब मैं इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करता हूं या इसको पीरियोडिक एसिड से रिएक्ट कराता हूं, चाहे एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लो मतलब H3O+ से रिएक्ट करा लो, चाहे पीरियोडिक एसिड से रिएक्शन करा दो, आपका जो एल्डिहाइड या कीटोन जो भी स्टार्टिंग मटेरियल था वो रीजनरेट हो जाता है। जो भी स्टार्टिंग रिएक्टेंट से वो क्या हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। तो मतलब ये एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप ही क्यों बोल रहे हैं, इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल भी कराऊंगा, उससे और ज्यादा अच्छी तरह से ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए ये याद रखो कि सिंपल सा वाटर या बाहर निकालना है आपको इथिलीन ग्लाइकोल से रिएक्ट कराने पे किसी भी कार्बनिक कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। जैसे यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड लिया, यहाँ पे नीचे वाले एग्जांपल पे मैंने कीटोन लिया। ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर जा रहा है, HH यहाँ से बाहर जा रहे हैं और एक रिंग फॉर्मेशन हो रही है। अगर मैं एल्डिहाइड से रिएक्शन कराता हूँ तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम एसिटल बोलते हैं, जबकि अगर एक कीटोन से मैं रिएक्शन कराता हूँ तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कीटल। एसिटल एंड कीटल, ये चीजें क्लियर हो गई। एल्डिहाइड से रिएक्ट कराने पे एसिटल, कीटोन से रिएक्ट कराने पे कीटल। कोई डाउट? ठीक है, और अगर हमें इस ग्रुप को हटाना है तो हमें बस क्या करना है, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस या पीरियोडिक एसिड से इसकी रिएक्शन। ठीक है, और ये जो थ्योरी पार्ट मैंने यहाँ पे बीच में दिया है इसमें यही लिखा है कि एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज होता है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप मतलब मैंने कोई एक ऐसी रिएक्शन करानी है जिसमें मैं नहीं चाहता कि मेरा एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करे, बाकी का कुछ पार्ट रिएक्ट करवाना चाहता हूं मैं, लेकिन मैं अपने एल्डिहाइड या कीटोन को रिएक्ट नहीं करवाना चाहता, तो पहले मैं उसको प्रोटेक्ट कर दूंगा। प्रोटेक्ट करने के बाद मैं बाकी के पार्ट पे रिएक्शन कैरी आउट कर लूंगा, बाद में इसकी डी प्रोटेक्शन कर दूंगा, मतलब इसको रीजनरेट कर दूंगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस पे आओ। जो फर्स्ट पार्ट है इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन में क्या है कि मुझे इस ग्रुप पे रिएक्शन नहीं करानी, मुझे ये एज इट इज चाहिए, लेकिन रिएक्शन मुझे यहां पे करानी है। ठीक है, तो मैं पहले इसको प्रोटेक्ट करूंगा। ये मेरा कीटोन है और मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि मैं एल्डिहाइड या कीटोन को प्रोटेक्ट कर सकता हूं फ्रॉम द रिएक्शंस। कैसे? बाय फॉर्मेशन ऑफ एसिटल और कीटल रिस्पेक्टिवली फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो मैं इसको पहले इसकी प्रोटेक्शन कर देता हूं। प्रोटेक्शन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, इथिलीन ग्लाइकोल। ये मेरा इथिलीन ग्लाइकोल है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। जब मैं ये रिएक्शन कराऊंगा तो होगा क्या, देखो मेरी एक साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन सी हो जाएगी यहां पे कुछ इस तरह की। तो अब मेरा ये वाला जो ग्रुप है ये किसी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, मैं कोई भी रिएक्शन बड़े आराम से करा सकता हूं। अब मैं देखता हूं कि मुझे अपना
जो कन्वर्जन करना है वो कैसे हो सकता है। पहले तो देखो मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप लगाना है। मिथाइल ग्रुप लगाना है तो मैं पहले इस हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, और मुझे पता है ये टर्मिनल अल्काइन है। टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, +1 में भी पढ़ा है कि जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होता है ये एसिडिक होता है, और किसी बेस को यूज करके इसको बाहर निकाला जा सकता है। तो मैं सोडामाइड यूज कर लेता हूँ, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, मैंने क्या यूज किया, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया। इससे क्या होगा, ये मेरा बेस है और पूरा ग्रुप सेम रहेगा। मैं सिर्फ लास्ट वाला पार्ट बता रहा हूं आपको, यहां पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस था NH2 नेगेटिव, वो एक बेस था तो इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल के ले गया, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब तो सिंपल सा काम है, अब क्या करना है आपको मिथाइल लगाना है, तो मैं मिथाइल आयोडाइड से रिएक्ट करा देता हूं। मिथाइल आयोडाइड से मैंने रिएक्ट कराया, मुझे पता है आयोडीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, फटाफट ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, अपने साथ जोड़ेगा और आयोडीन को बाहर निकाल देगा। तो मतलब मेरा रिएक्शन यहां तक कंप्लीट हो गया कि भाई अभी वो रिंग बनी हुई है, रिंग नहीं हटी, लेकिन मैंने जो यहाँ पे रिएक्शन करवानी थी वो हो चुकी। अब मैं चाहता हूं कि रिंग हट जाए, जो हमारी ये वाली जो रिंग बनाई हमने ये हट जाए और वापस CO जनरेट हो जाए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, या इसको पीरियोडिक एसिड से रिएक्ट करवा दूं, वापस ये रिंग जो कार्बन कार्बन आपका रीजनरेट हो जाएगा। क्लियर हो गया, रिएक्शन भी हो गई और एल्डिहाइड कीटोन पे रिएक्शन भी नहीं हुई। जो मैं चाहता था कि एल्डिहाइड कीटोन पे रिएक्शन ना हो वो भी काम हो गया, और जहां मैं चाहता था कि रिएक्शन हो जाए वो रिएक्शन भी हो गई। तो ये इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। पहले हमने प्रोटेक्शन की, फिर हमने डी प्रोटेक्शन की, जब हमें वापस रीजनरेट करना था, जब हमारा काम हो चुका था। क्लियर है, समझ आया? देखो दोबारा से एक बार इसको समझ लो। होता क्या है, आपको CO को रिएक्ट नहीं करवाना, अगर जैसे यहाँ पे और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि CO फाइनली मेरे पास प्रोडक्ट में एज इट इज पड़ा रहे, यहाँ पे मुझे कोई रिएक्शन नहीं करानी, तो पहले इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, इथिलीन ग्लाइकोल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, वो एक रिंग फॉर्मेशन बना देगा। जैसे यहाँ पे कीटोन था तो कीटल बन गया ये। अब मैंने फर्दर रिएक्शन अपनी कराई और एंड में मैंने इस रिंग को हटा दिया बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्लियर हो गया? ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वो वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के लिए ऐसा करता हूं, मैं इसे रब कर देता हूं एक बार, ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस आ जाए और फिर हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखो सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर अब ध्यान से देखो, दोबारा से मुझे CO एज इट इज चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, मुझे सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो पहले तो फिर मैं इसी रिएक्टेंट को उठाता हूं और इसको अपना रिएक्ट करा देता हूं इथिलीन ग्लाइकोल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्यों? क्योंकि ताकि मैं CO को प्रोटेक्ट कर पाऊं। मुझे CO फाइनली एज इट इज चाहिए, उस पर कोई रिएक्शन नहीं करानी, तो उसको बचाने के लिए मैंने इसकी प्रोटेक्शन कर दी। लो जी, प्रोटेक्शन का काम तो हो गया। ठीक है, अब COOH को मैं चाहता हूं CH2OH में कन्वर्ट हो जाए, तो मैंने आपको सिखाया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो रिएजेंट्स तो आपको याद खुद ही होने चाहिए, रिएजेंट आपको खुद ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि मुझे अल्कोहल चाहिए, अल्कोहल चाहिए, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है। मैंने आपको सिखाया था कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन पड़ा है, उसको मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराऊंगा तो वो अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। तो ये पूरा ग्रुप एज इट इज पड़ा रहेगा, बस ये जो बेंजीन के साथ COOH था ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। फिर मैं चाहता हूं कि रिंग भी हट जाए, रिंग भी हट जाए तो मैं उसके लिए फिर से क्या करा दूंगा, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। मैंने पूरा कंपाउंड नहीं बनाया है क्योंकि आपको समझ आ गया। क्लियर है? पहले मैंने इसकी प्रोटेक्शन की ताकि CO बच जाए, CO पे रिएक्शन ना हो। प्रोटेक्शन करने के बाद मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसको रिएक्ट करा दिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने क्या किया, मेरा इस COH को कन्वर्ट कर दिया CH2OH में। फिर मैंने रिंग हटा दी, जो मैंने प्रोटेक्शन किया था वो डी प्रोटेक्शन कर दी। कैसे की? बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा रहता था डायोल्स का, ग्लाइकोल्स वाले टॉपिक का। अब हम आगे पढ़ते हैं और अपना फिनोल्स कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिनोल्स के अंदर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फिनोल होता क्या है। देखो जब बेंजीन के साथ OH लगता है डायरेक्टली, बेंजीन के साथ जब OH लगता है उसको हम फिनोल बोलते हैं, और इसको हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं कभी कभी? कार्बोलिक एसिड, फिनोल का कॉमन नेम कार्बोलिक एसिड। ठीक है,
अब ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये आपको आने चाहिए आपके मेंस या और कोई एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। स्पेशली क्रिजोल वगैरह तो आपके एनसीईआरटी में भी यूज होते हैं। क्रिजोल क्या होता है, जब एक रिंग पे OH और CH3 इकट्ठे लगे, अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे होंगे तो ऑर्थो क्रिजोल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ये एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे है तो ये क्या बन गया, मेटा क्रिजोल। अगर पैरा पोजीशंस पे होंगे तो ये पैरा क्रिजोल बन जाएगा। ठीक है, क्रिजोल याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर बेंजीन पे OH और CH3 लगे हों तो उसको हम क्रिजोल बोलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन अगर हम देखें, ऑर्थो पोजीशंस पे लगा होगा तो ऑर्थो क्रिजोल, पैरा पे लगा होगा तो पैरा क्रिजोल, और मेटा पे लगा होगा तो मेटा क्रिजोल। ठीक है, अब अगर दोनों OH ऑर्थो पोजीशंस पे लगे हैं तो उसे हम बोलते हैं कैचोल। क्या बोलते हैं, कैचोल या ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, आईयूपैक नेम ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। आईयूपैक नेम कैसे लिख रहे हैं, इसको नंबर 1 कर रहे हैं, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, जैसे 3 मिथाइल फिनोल, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी फिनोल या ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और कॉमन नेम क्या है इसका, रिसोर्सिनोल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉमन नेम्स, ठीक है, इसको भूलने की गलती आप नहीं कर सकते। पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन क्यों, क्योंकि दोनों ग्रुप्स एक दूसरे की पैरा पोजीशंस पे लगे हैं, तो पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या है, हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल, ठीक है। और इसका देखो 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन या पायरोगैलोल, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4, तो 1 2 4 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, लेकिन आईयूपैक नेमिंग तो आपको आनी चाहिए। क्लियर हो गया, समझ आ गया, ठीक है। अगले पार्ट पे चलते हैं। इसी के अगला जो पार्ट है हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस मैंने आपको कवर अप कराई हुई है पहले भी, बस एक रिवीजन है, इसलिए मैंने रिटर्न पार्ट खुद ही कॉपी पेस्ट कर लिया है ताकि हम फटाफट इसको कवर कर पाए। देखो पहला है एरीन डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता था, बेंजीन के ऊपर N2+Cl नेगेटिव, इसको हम बोलते थे डाइजोनियम क्लोराइड। और इसकी एक खासियत थी कि इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता था, याद आ गया, राइलाइड्स में पढ़ा था। और ये बनते कैसे थे, जब हम एनालीन को, ये मेरा एनालीन है, AR मतलब बेंजीन, AR क्या होता है, बेंजीन। याद रखना जब भी आपको AR दिखे तो मतलब वो बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर NH2, इसको हम एनालीन बोलते थे। एनालीन को मैं रिएक्ट कराता हूँ फ्रेशली प्रिपेयर्ड निट्रस एसिड, और निट्रस एसिड फ्रेशली प्रिपेयर हम कैसे करते थे, NaNO2 और HCl डाल के। NaNO2 और HCl डाल के क्या बन जाता था, HNO2, और टेम्परेचर रखते थे हम 0 to 5 डिग्री, तो हमें डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाता था। अब डाइजोनियम सॉल्ट की एक खासियत थी कि इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। जैसे मैंने वाटर ले लिया, वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, वो क्या होता है, OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव ने अटैक किया, यहाँ पे ये पूरा ग्रुप हट गया और OH लग गया, तो फिनोल बन गया। देखो सिमिलरली यहाँ पे NaNO2 और H2SO4 लिया 0 to 5 डिग्री, एनालीन वाला जो पार्ट था, NH2 वाला पार्ट, वो हमारा डाइजोनियम में कन्वर्ट हो गया। डाइजोनियम में कन्वर्ट होने के बाद इसकी खासियत क्या थी कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। फिर से मैंने वाटर लिया, वाटर का जो OH वाला पार्ट था उसने जाके अटैक किया, नाइट्रोजन को बाहर निकाल दिया। क्लियर हो गया, आसान सा रिएक्शन, पहले भी किया है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगला रिएक्शन है बाय अल्कली फ्यूजन ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट्स। ये रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देखो अगर मैं बेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराता हूं, किससे रिएक्ट कराता हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो ये सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के अंदर पढ़ा था हमने, और बेंजीन पे क्या लग जाता था, SHO3, ठीक है। अब अगर मैं इसको NaOH से रिएक्ट करा दूं तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी बाहर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेस से रिएक्शन कराइए, तो क्या बचेगा, SO3, H+ बाहर चला गया तो नेगेटिव बन गया, और Na+ इसके साथ जुड़ गया आयनिक अट्रैक्शंस के कारण, तो SO3Na, ठीक है। और फिर जब मैं इसको NaOH से रिएक्ट कराता हूं, क्योंकि ये जो ग्रुप लगा SO3Na, ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, गुड लीविंग ग्रुप, तो ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, और OH को अपनी जगह दे देते हैं। NaOH से रिएक्ट कराया तो OH ने एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। वैसे बेंजीन पे अटैक नहीं होता, लेकिन अगर SO3Na लगा हो और थोड़ा सा टेम्परेचर आप हाई कर दो तो रिएक्शन हो जाती है। थोड़ा सा तो क्या, यहाँ पे 350 डिग्री सेल्सियस आपको चाहिए, तो काफी अच्छा खासा टेम्परेचर है, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन हम कमर्शियली यूज नहीं करते, क्योंकि 350 डिग्री मेंटेन करना कमर्शियली तो वैल्यूएबल है नहीं हमारे लिए, ठीक है। तो ये हम कमर्शियली यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको
पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन से भी हम फिनोल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब यहाँ पे फिनोल बनेगा, मतलब जब OH लग जाएगा, जब OH लग जाएगा तो फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर और हमने मीडियम बेसिक मेंटेन किया हुआ है, एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सॉल्ट, ONA। क्लियर है। बाय प्रोडक्ट्स आपको ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, आप बस मेन प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान दो। क्लियर हो गया। चलो अगला रिएक्शन देखते हैं, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन डॉस प्रोसेस। ये भी चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है कि अगर बेंजीन के ऊपर हैलोजन लगा हो, पर्टिकुलरली क्लोरीन, और हम उसको NaOH से रिएक्ट कराएं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर याद करने की जरूरत नहीं है, ये लिख सकते हो आप हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो बेंजीन पे ONA लग जाता था, ONA लग जाता था, और फिर अगर मैं इसको एसिड से रिएक्ट कराऊंगा तो OH बन जाएगा इसका। ONA मतलब O नेगेटिव Na प्लस, आयनिक अट्रैक्शंस, HCl से H+ मिला तो O नेगेटिव ने H+ को गेन कर लिया और फिनोल बन गया। ठीक है, ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, और मैकेनिज्म याद रख लेना एक बार के लिए, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, बस नाम याद रखना है और कुछ नहीं, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे था। अब इसमें होता क्या है, पहले बेंजाइन बनता है, क्लोरीन हट जाता है, पहले बेंजाइन बनता है, मतलब पहले क्लोरीन की एलिमिनेशन होती है, फिर एडिशन होती है OH की, तो एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। तो पहले यहाँ पे बेंजाइन बना, अब जब OH लगेगा, OH के लगने के दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, या तो वो OH यहाँ लगे या वो OH यहाँ लगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आइसोटोपिकली लेबल कर दिया ताकि आपको दोनों प्रोडक्ट्स डिफरेंटली दिख सके। यहाँ पे भी OH लग सकता है, और अगर आइसोटोपिक लेबलिंग यहाँ थी तो नीचे भी अटैक हो सकता था, जैसे पॉसिबिलिटी नंबर 1 से हमारा ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, पॉसिबिलिटी नंबर 2 से हमारा ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और मैंने आपको सिखाई थी कि अगर हम बेंजीन पे कोई -M ग्रुप लगा दें या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दें तो बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक बड़े आराम से हो सकता है। तो मैंने NO2 लगा दिया ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे, तो OH ने बड़े आराम से आके अटैक किया, सब्स्टिट्यूशन हो गई। ठीक है, क्लियर हो गई। और इसमें एक चीज और याद रखना, जब हम इस कंपाउंड को HNO3 और H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, HNO3 और H2SO4 कहाँ पड़े थे, अराइल हैलाइड्स में, नाइट्रेटिंग एजेंट्स। मुझे पता है थोड़ा सा ऑर्गेनिक आपको मुश्किल लग रही होगी, मुश्किल क्यों लग रही होगी, क्योंकि पिछला भूल चुके हो। अगर पिछला भूल चुके हो तो ये पार्ट मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर पिछला पार्ट याद है अच्छी तरह से, नाइट्रेटिंग एजेंट होता है भाई, ये NO2 लगाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे मैं जितनी भी स्पीड पे आपको कराने की कोशिश करूं, लेकिन अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए कहा था कि ऑर्गेनिक साथ साथ पढ़ो। ठीक है, ऑर्गेनिक साथ साथ पढ़ोगे तभी समझ आएगी, पिछला भूल जाओगे कोई फायदा नहीं। अभी तो दूसरा चैप्टर चल रहा है, अभी मेन चैप्टर ऑर्गेनिक का बाकी है, कार्बन कंपाउंड्स, उसमें मैं कोई डिटेल में इतना ज्यादा नहीं जाने वाला उन रिएक्शंस में जो मैं करा चुका हूँ। एक बार जो रिएक्शन करा दी है वो आपको आ जानी चाहिए। ठीक है, तो HNO3 और H2SO4 से मैंने रिएक्ट कराया, OH की ऑर्थो पोजीशन खाली पड़ी थी, NO2 वहां लग गया, नाइट्रेटिंग एजेंट ही तो है ये। बेंजीन को जब मैं HNO3 और H2SO4 से रिएक्ट कराता हूं तो क्या मिलता है, NO2 ही तो लगता है बेंजीन पे, OH लगा हुआ था तो उसके ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। क्यों? क्योंकि OH एक +M ग्रुप है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, पैरा पोजीशन तो इसकी खाली नहीं थी तो ऑर्थो पे लग गया। अच्छा, एक चीज और, इसका जो नाम है, IUPAC नेम तो है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, लेकिन इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये चीज नोट कर लो। अगला जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये CBSE का रिएक्शन है, फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इस रिएक्शन में क्या है, बेसिकली पहले आप क्यूमीन बनाते हो। क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन। और वो क्यूमीन हम कैसे रिएक्ट बनाते हैं, बेंजीन को हम रिएक्ट कराते हैं किससे, अपना प्रोपीन से, prop1ene, इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। ठीक है, अब इसकी प्रेजेंस में, लुइस एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, पहले एक स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता था, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया और ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता था बेंजीन पे, जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो CH3 ट्वाइस, तो ये हमारा क्यूमीन बन गया। अब क्यूमीन को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो होता क्या है, जो बेंजाइलिक पोजीशन है उस पर ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक है, OOH हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और जब हम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सिंपल सा H3O+, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिनोल और एसीटोन।
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कहीं ना कहीं याद करनी पड़ेगी ये रिएक्शन, क्योंकि इसका कोई मैकेनिज्म ज्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये याद में रखनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, सीबीएसई के लिए तो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करो। उसके बाद अगला जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एक OH लगाया मैंने फिनोल बनाने के लिए, तो ये जो OH है ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और अपने साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो वाटर के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए सॉल्युबल इन वाटर है। और बहुत सारे फिनोल मॉलिक्यूल्स आपस में भी जुड़ सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड मुझे बार बार हर एक चैप्टर में समझाने की तो जरूरत नहीं है होपफुली कि भाई क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने अल्काइल हैलाइड्स में भी आपको ये पढ़ाया, अराइल हैलाइड्स में भी पढ़ाया, एल्कोहल्स में भी पढ़ाया, ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस क्या है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो प्लेलिस्ट चैनल पे हैं, आप वहां से जाके वॉच कर लीजिए एक बार, ताकि क्लियर हो जाए। बेसिकली मैं टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिले हो गया है, तो हमें सिलेबस फटाफट कवर अप करना है। तो इसीलिए जो पार्ट मैं कवर करा चुका हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि वो आपको समझ आ गया है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको बार बार छोटे छोटे पॉइंट्स भी समझाता रहूंगा ना, तो आपको खुद याद रखने वाली आदत नहीं बनेगी, खुद याद रखने वाली आदत बनाओ, ठीक है। तो क्योंकि जो फिनोल है वो वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है और अपने ही मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, और ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। एक चीज और यहाँ पे आपको जो नोट करनी है, फिनोल्स जो होते हैं, फिनोल्स देमसेल्व्स आर कलरलेस, खुद ये कलरलेस होते हैं। अगर किसी फिनोल का कोई कलर है भी तो वो किसके कारण है, कोई और ग्रुप जो उसके साथ लगा होगा, जैसे NO2 लग जाए, NO2 के कारण कोई कलर आ जाए, या कोई इंप्यूरिटी हो उसके कारण कलर आ जाए, ठीक है। अब ये जो इसमें सेकंड पॉइंट हमने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या है ये मैं आपको खुद समझाता हूँ। देखो सेकंड पॉइंट के लिए हम ये स्क्रीन खाली कर लेते हैं। देखो सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर हम एक लेते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। एक हम ले लेते हैं पैरानाइट्रोफिनोल, और मेटा वाला केस हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन भी मिल गया, OH भी मिल गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई और ऊपर से एक 6 मेंबर रिंग भी बन गई। तो इसमें क्या होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि एक 6 मेंबर की स्टेबल सी रिंग बन गई। तो ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है इसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, ये अपने ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। मतलब अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स लूं, एक और मैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का मॉलिक्यूल ले लेता हूं, तो इस वाले मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, उसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा। मतलब इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के केस में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिक्यूलर। लेकिन अगर मैं पैरा वाला केस देखता हूं, पैरा वाले में अब इतनी दूर से तो ये रिंग बनेगी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी रिंग हो जाएगी ऐसे तो इतनी दूर तो ये रिंग नहीं बनाएगा, तो इसीलिए एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स ले लूं सेम टू सेम, एक और मॉलिक्यूल उठा लेता हूं ऐसा ही, थोड़ा उल्टा करके बना दिया ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी बन जाए, तो इसमें क्या होगा, अब ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर बनाएंगे, ठीक है, जैसे यहां पे और यहां पे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के केस में एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसकी कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रही। जबकि पैरा और मेटा में भी सेम केस आएगा। पैरा और मेटा में एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिंग बहुत बड़ी हो जाती है और बड़ी रिंग स्टेबल नहीं होती। तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो उन दो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो इसमें कैसे बॉन्ड बन रही है, बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के केस में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि मेटा और पैरा के केस में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इंटर मॉलिक्यूलर के कारण दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। किसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है? मेटा और पैरा वाले का। लेकिन ऑर्थो वाले केस में तो देखो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं है, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। ये आपके एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, और सीबीएसई में पास्ट ईयर्स में भी मिलेगा, इवन मेंस में भी मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से समझ लो। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होती है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल्स के केस में। क्यों? क्योंकि एक स्टेबल 6 मेंबर की रिंग बनती है, जबकि मेटा और पैरा के केसेस में 6 मेंबर की रिंग नहीं बनती है, बड़ी रिंग्स बनती हैं। बड़ी रिंग्स अनस्टेबल होती हैं, तो हम बड़ी रिंग बनाते ही नहीं। हम क्या करते हैं? हम दो मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देते हैं। दो मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो एक अट्रैक्टिव फोर्स आ गई दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसके कारण मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू पैरा और मेटा। ये पूरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है, आप इसको बना सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे आज इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखवाई है, इसके अच्छे से नोट्स बना लो। ठीक है, और जो डाउट्स आते हैं वो हम कल की क्लास में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।